जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है, अभिमन्यु लाल पोटली पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। वो घबराने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो शालिनी को बताना नहीं चाहता था कि लाल पोटली के अंदर क्या है। शालिनी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए फिर से अपनी बात को दोहराती है। अभिमन्यु, तुमने बताया नहीं आखिर क्या है लाल पोटली के अंदर? अभिमन्यु कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी युग की गुस्से के साथ आवाज सुनाई देती है। तो आ गया तू? मिल गई घर आने की फुर्सत? कहाँ रह गया था तू? जब अभिमन्यु सीढ़ियों की तरफ अपनी नजरें करता है तो देखता है कि वहाँ पर युग, कायर और कछुआ खड़े हुए थे। अभिमन्यु कोठी के अंदर घुसते हुए कहता है, यार बताया तो था ना कि काम से जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। युग तुरंत पलट कर कहता है, हाँ बताया था, पर ये तो नहीं बताया था कि इतनी देर हो जाएगी, कि आधी रात को आना पड़ेगा। ऊपर से तेरा कॉल भी नहीं लग रहा है। तुझे जरा भी अंदाजा है हमें तेरी कितनी फिक्र हो रही थी? कछुआ मन में सोचता है, इतनी फिक्र हो रही थी कि तेरी फिक्र के चक्कर में हम सब गहरी नींद में सो गए थे। अभिमन्यु हिचकिचाहट के साथ कहता है, अब यार वो। अभिमन्यु इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही कायर उबासी लेते हुए कहता है, यार जब लेट ही आना था तो सीधे सुबह ही आता। आधी रात को आने की क्या जरूरत थी? बेवजह तेरे कारण नींद खराब हो गई। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही युग की नजर भी अभिमन्यु के हाथ में पकड़ी हुई लाल पोटली पर पड़ती है और युग तुरंत अभिमन्यु से पूछता है, ये पोटली कैसी है? क्या है इसके अंदर? अभिमन्यु घबराते हुए कहता है, वो इसके अंदर सामान रखा है। युग अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, वो तो मुझे भी पता है कि इसके अंदर सामान रखा है, पर मैं पूछ रहा हूँ इसके अंदर क्या सामान रखा हुआ है? अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ कहता है, पता नहीं। युग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? पता नहीं? तू खुद पोटली लेकर आया और तुझे ही नहीं पता उसके अंदर क्या है? अभिमन्यु हिचकिचाहट के साथ कहता है, हाँ यार वो क्या है ना, ये पोटली मेरी नहीं है, मेरे एक दोस्त की है। उसे किसी और दोस्त को देनी थी और वो गांव से बाहर जा रहा था तो उसने मुझे दे दी कि तू दे देना। जब कल उसका दोस्त आएगा तो मैं उसे ये पोटली वापस कर दूंगा। कछुआ अभिमन्यु की बात से सहमत होते हुए कहता है, अच्छा तो ये बात है। शालिनी अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, तो खोल कर देखते हैं ना, पता चल जाएगा कि पोटली के अंदर क्या है। अभिमन्यु तुरंत पलट कर कहता है, कि तुम कैसी बातें कर रही हो शालिनी? ऐसे किसी की दी हुई अमानत थोड़ी हम खोल सकते हैं। उसने भरोसे के साथ दिया है ये सामान मुझे, और मैं इस तरह किसी का भरोसा नहीं तोड़ सकता। कायर अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ शालिनी, अभिमन्यु ठीक बोल रहा है, हम ये पोटली इस तरह नहीं खोल सकते। शालिनी धीरे धीरे कहती है, मैं तो बस ऐसे ही। इतना बोलकर शालिनी खुद ही चुप हो जाती है। युग अभिमन्यु से कहता है, वो सब ठीक है अभिमन्यु, पर यदि तुझे देर हो रही थी तो फोन करके ही बता देता। अभिमन्यु तुरंत जवाब देता है, यार कैसे फोन करता, मोबाइल ही डेड हो गया था, बैटरी खत्म हो गई थी। तुझे पता भी है कितनी मुश्किल से काला झाड़ी जंगल पार किया है। एक तो ऊपर से अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो जैसे तैसे कदम आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुंच गया। डायना बीच में बोल पड़ती है, क्या कहा अभिमन्यु? तुम इतनी रात में काला झाड़ी जंगल पार करके आ रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही कायर हंसते हुए कहता है, इससे कैसे डर लगेगा, ये तो खुद भूत प्रेत चुड़ैल डायनो को पकड़ता है। डायना अपनी भवें ऊपर करते हुए बड़े प्यार से कहती है, ओह तो अभिमन्यु डायनो को पकड़ता है। डायना अभिमन्यु के नजदीक जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, अभिमन्यु मैं भी एक डायन हूँ, मुझे भी तुम पकड़ लो ना। अभिमन्यु डायना की आंखों में देखते हुए ही कड़क लहजे में जवाब देता है, पकड़ूंगा डायना, जरूर पकड़ूंगा, पर डायन को पकड़ने से पहले मैं उनकी चोटी काटता हूँ, क्योंकि डायनों की सारी शक्तियां उनकी चोटी में रहती हैं। तो पहले मैं तुम्हारी चोटी काटूंगा फिर पकड़ूंगा, इसलिए बचकर रहना मुझसे। डायना तुरंत कहती है, ये किसने कह दिया कि डायन की सारी शक्तियां उसकी चोटी में रहती हैं? डायन की सारी नहीं, आधी शक्ति उसकी चोटी में रहती है और आधी शक्ति। इतना कहकर डायना तुरंत चुप हो जाती है। अभिमन्यु तुरंत हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, और आधी शक्तियां कहाँ पर रहती हैं डायना? डायना पहले तो सीरियस रहते हुए अभिमन्यु को घूरती रहती है, पर अगले ही पल हंसी के साथ कहती है, मुझे क्या पता, मैं थोड़ी डायन हूँ जो मुझे पता होगा। इतना कहकर डायना जोर जोर से हंसने लग जाती है और उसका साथ देने के लिए कायर भी हंसने लग जाता है। कायर हंसते हुए कहता है, यार ये डायना ना बड़ी मजाकिया है, बिंदु बोल भी रही थी और अब तो मैंने देख भी लिया। अभिमन्यु पोटली की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग बात करो, मैं इसे कमरे में रख कर आता हूँ। युग मुंह बनाते हुए कहता है, कि बातें करने का वक्त है या सोने का? चल हम भी चल रहे हैं, मुझे भी बड़ी नींद आ रही है। इतना कहकर युग भी अभिमन्यु के साथ सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है।
सीढ़ियां चढ़ते वक्त अभिमन्यु युग से डायना के बारे में पूछने लग जाता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है, और युग उसे सब कुछ बताने लग जाता है। शालिनी अभिमन्यु के हाथ की पोटली को देखते हुए मन ही मन सोचती है, पता नहीं ये अभिमन्यु इस लाल पोटली में क्या लेकर आया है। ये इसके दोस्त की है भी या नहीं, क्या ये झूठ बोल रहा है। मन तो कर रहा है अभी मंत्र पढ़कर सारा सच उगलवा लूं, पर ऐसा नहीं कर सकती। इसके पास वो महाडायन का हीरा जो है, जिसकी सारी शक्तियां अभी सिर्फ इसकी हैं। डायना शालिनी को टोकते हुए कहती है, शालिनी हम भी चलें, मैं पानी पी चुकी हूँ। शालिनी कुछ जवाब नहीं देती है। गुस्से से डायना को घूरते हुए अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाने लग जाती है। डायना और शालिनी के वहां से जाते ही कछुआ कायर से कहता है, अबे देखा तूने? कायर कहता है, हाँ देखा। शालिनी और डायना दोनों में नोकझोंक होनी शुरू हो गई है। लगता है आने वाले दिनों में कई झगड़े होने वाले हैं इनके बीच। कछुआ कहता है, अबे मैं वो देखने की बात नहीं कर रहा हूँ। लड़कियों के बीच तो झगड़े होते ही रहते हैं, फिर वो दोस्त भी बन जाती हैं। मैं कुछ और देखने की बात कर रहा था। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, क्या देखने की बात कर रहा था? कछुआ कहता है, यही कि डायना ने अभिमन्यु पर भी लाइन मारना शुरू कर दिया। कायर हामी भरते हुए कहता है, हाँ यार ये बात तो मैंने भी नोटिस करी। बड़ा इंटरेस्ट दिखा रही थी डायना अभिमन्यु में, बड़ी चिंता हो रही थी उसे उसकी। कछुआ डायना के बारे में सोचते हुए कहता है, यार ये डायना ने युग और अभिमन्यु में ऐसा क्या देख लिया जो उसे हम में नहीं दिखा। कायर मायूसी के साथ कहता है, पता नहीं यार क्या देख लिया। कछुआ और कायर अपना लटका मुंह लेकर अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं। सुबह के 10 बज रहे थे। वर्चस्विनी, तारा और चार्ली मायानगरी पहुंच गए थे। इस वक्त चार्ली जिप्सी चला रहा था और वर्चस्विनी अपनी बेटी तारा के साथ पीछे बैठी हुई थी। जिप्सी इस वक्त मायानगरी की एक ऐसी सड़क पर चल रही थी जिसके दोनों ओर घना जंगल था। दूर दूर तक कोई आवाज नजर नहीं आ रहा था। तारा बड़े प्यार से वर्चस्विनी से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा? वर्चस्विनी धीरे से जवाब देती है, घर तारा बेटा। तारा फिर पूछती है, किसके घर मम्मा? वर्चस्विनी तारा के कान में कहती है, आपके घर तारा बेटा। तारा पलटकर कुछ नहीं कहती है, वो बाहर के नजारे देखने में व्यस्त हो जाती है। वर्चस्विनी चार्ली से पूछती है, और कितनी देर में पहुंचेंगे हम देविका के घर चार्ली? तुम्हें रास्ता तो अच्छे से पता है ना? चार्ली जिप्सी चलाते हुए जवाब देता है, हाँ मैडम जी अच्छे से पता है। ये चार्ली एक बार जिस रास्ते से निकलता है उसे अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेता है, फिर भूल कर भी वो रास्ता नहीं भूलता है। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, बस यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है। चार्ली जिप्सी चला ही रहा था कि तभी वर्चस्विनी खिड़की से देखती है कि आगे के रास्ते के दोनों साइड के जंगल सूखे हुए थे। पूरी जमीन बंजर पड़ी थी, जैसे किसी की बद्दुआ हो। उस रास्ते पर चलते ही वर्चस्विनी को भी एक अजीब सी नेगेटिविटी महसूस होने लग गई थी। तारा भी खामोश हो गई थी। चार्ली स्पीड में जिप्सी चला ही रहा था कि तभी अचानक से वो ब्रेक मार देता है, जिस कारण वर्चस्विनी और तारा को धचका लगता है और वो कुछ आगे आ जाते हैं, पर जैसे तैसे करके संभल जाते हैं। वर्चस्विनी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहती है, ये क्या है चार्ली, ऐसे कोई ड्राइव करता है क्या? चार्ली हिचकिचाते हुए कहता है, वो मैम सामने। इतना कहकर चार्ली चुप हो जाता है। वर्चस्विनी गुस्सा करते हुए पूछती है, सामने क्या चार्ली? चार्ली कुछ जवाब नहीं देता है। वर्चस्विनी गुस्से से जिप्सी से नीचे उतरती है और जब जिप्सी के सामने पहुंचती है तो उसकी भी चीख निकल जाती है, आह! वर्चस्विनी के सामने एक कुतिया मरी पड़ी हुई थी और उसी के साथ उसके 11 बच्चे भी। उस कुतिया और उसके पिल्ले का पेट फटा हुआ था और अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी, जिस पर कई सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। एक अजीब सी गंध चारों ओर फैली हुई थी, पर गौर करने वाली बात यह थी कि ना ही कुतिया का जरा सा भी खून रोड पर फैला हुआ था और ना ही उसके पिल्लों का। समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी मौत कैसे हुई थी। वो रोड एक्सीडेंट तो कतई नहीं लग रहा था। चार्ली भी जिप्सी से नीचे उतर जाता है। तारा ने जिप्सी से उतरने के लिए गेट खोला ही था कि तभी वर्चस्विनी उसे रोकते हुए कहती है, नहीं तारा बेटा, आप नीचे मत उतरना। तारा कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही चार्ली सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है, मैडम जी, तारा बिटिया को तो नीचे उतरना ही पड़ेगा। वो सामने देखिए, हम उस इलाके में पहुंच गए हैं जहां पर देविका रहा करती थी। जैसे ही चार्ली ये बात बोलता है, वर्चस्विनी सामने की ओर देखने लग जाती है। वो देखती है कि सामने कुछ घर बने हुए थे जो जले हुए थे और वहां की रोड की हालत ऐसी नहीं थी कि वहां जिप्सी जा सके। वर्चस्विनी तारा के पास जाती है, अपना एक हाथ उसकी आंखों पर रखती है और उसे गोद में पकड़कर जिप्सी से बाहर निकाल लेती है।
चार्ली कहता है, मैडम जी मैं तो पहले ही कह रहा था तारा को यहाँ पर लाना ठीक नहीं है, पर आप ही नहीं मानी। वर्चस्विनी गुस्से से चार्ली को घूरने लग जाती है, पर कहती कुछ नहीं, बस तारा को लेकर जले हुए घरों के साइड जाने लग जाती है। वर्चस्विनी की नजर जिस घर पर पड़ रही थी वो सारे घर जले हुए थे, एक सीधी कतार से, जैसे किसी ने एक साथ सारे घरों में आग लगा दी हो। वहां पहुंचकर वर्चस्विनी को भी अजीब सी नेगेटिविटी का एहसास होने लग गया था। वर्चस्विनी तारा को नीचे उतार देती है। वर्चस्विनी जले हुए घरों को देखकर चार्ली से पूछती है, ये सब कैसे हुआ था चार्ली, कुछ पता चला था? चार्ली बड़ी ही भारी आवाज में जवाब देता है, ये सब कैसे हुआ वो तो मुझे नहीं पता मैडम जी, पर सुना है कि ये जगह हॉन्टेड है। जब इन घरों में आग लगी थी तो इसके अंदर कई परिवार थे और उनकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटक रही है। रात के वक्त तो कोई भी इस इलाके के पास से नहीं गुजरता है। मुसाफिरों ने लोगों के चीखने की आवाजें सुनी है। वर्चस्विनी पहले तो कुछ घबरा जाती है, पर फिर बड़ी ही हिम्मत के साथ कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम चार्ली, डायना ने तो कहा था कि लोग खुद ही ये जगह छोड़कर चले गए थे। चार्ली कहता है, मैडम जी आप भी कहाँ वो डायना की बातों में आ रही हैं, मुझे तो शुरू से ही वो कुछ अजीब लगी है। आप ही बताइए, अगर लोग ये जगह छोड़कर गए होते तो घर जले हुए कैसे हैं? वर्चस्विनी खामोश रहती है। उसके पास चार्ली के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। चार्ली और वर्चस्विनी बात करने में ही लगे हुए थे कि तारा को पता नहीं किस चीज का एहसास होता है। वो बिना किसी डर के अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ाने लग जाती है और वर्चस्विनी और चार्ली को इस बात का पता ही नहीं चलता है। वर्चस्विनी बड़े ही गौर से सब घरों को देखे जा रही थी और यही सोचने में डूब गई थी कि आखिर ये इतने सारे घर एक साथ जले कैसे होंगे। वर्चस्विनी चार्ली से पूछती है, इन सब घरों में से देविका का घर कौन सा है चार्ली? चार्ली अपने आसपास देखते हुए जवाब देता है, वो तारा बिटिया जिस घर के सामने खड़ी है ना, वही घर है देविका का। तारा दूसरी लाइन में एक घर के सामने खड़ी हुई थी। वर्चस्विनी हैरानी से मन ही मन सोचने लग जाती है, ये तारा वहां पर कब पहुंच गई और इसे कैसे पता कि वही देविका का घर है? वर्चस्विनी तुरंत तारा के पास पहुंच जाती है। जब वो देविका के घर के पास पहुंचती है तो देखती है कि देविका का घर जला हुआ नहीं था, बल्कि खंडहर में तब्दील हो चुका था, जिसकी दीवारें जर्जर हो गई थी, जो किसी भी वक्त ढह सकती थी। देविका का घर बड़ा था पर उस पर कोई फ्लोर नहीं था। वर्चस्विनी तारा के घर को देखते हुए कहती है, ये क्या, यहाँ पर तो सारे घर जले हुए हैं ना, फिर ये देविका का घर जला हुआ कैसे नहीं है? चार्ली कहता है, सिर्फ देविका का ही नहीं मैडम जी, एक और घर है जो बिल्कुल नहीं जला। वर्चस्विनी तुरंत पूछती है, किसका घर चार्ली?